Jitendra Kumar. Today we will discuss about the sexual reproduction in flowering plants. आज हम लोग डिस्कस करेंगे, एक महत्वपूर्ण टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट में लैंगिक जनन, इस विषय पर चर्चा करेंगे। और ये वीडियो 11th 12th BSc TGT PGT नीट इवन नेट JRF LT ग्रेड GIC प्रवक्ता और अन्य बायोलॉजी एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर आप लोग पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो हमारे चैनल इंस्पायर एक्सीलेंस इंस्टीट्यूट को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। साथियों, ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए पूरा वीडियो आप लोग बहुत साजिदगी से और लगन से देखिएगा, इसके नोट्स प्रिपेयर कीजिएगा। बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। चलिए शुरू करते हैं अपने टॉपिक को, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? हम लोग ये जानते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है, ये जानने की कोशिश करेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है क्या। व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स एंड स्लोअर प्रोसेस एज कम्पेयर टू असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कि इसमें गैमीट का फॉर्मेशन, गैमीट बनते हैं, फिर गैमीट फ्यूज़ होते हैं, ये दोनों क्रियाएं इन्वॉल्व होती हैं और एक कॉम्प्लेक्स और स्लो प्रोसेस होती है जो कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बहुत धीमी गति से होती है और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तुलना में बहुत धीमी गति से होती है और जो है बहुत कॉम्प्लेक्स होती है। अगर हम बात करें कि ये है क्या, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके द्वारा जो है कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी न्यू जनरेशन को बढ़ाने का काम करता है, न्यू ऑफ स्प्रिंग्स को प्रोड्यूस करता है। द प्रोसेस बाय विच एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस न्यू ऑफ स्प्रिंग, दैट इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आगे बढ़ें तो हम देखते हैं कि इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बी कैटेगराइज्ड इनटू 3 कैटेगरी। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इवेंट हैं वो 3 कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। इवेंट्स कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने स्टेप्स में होता है, तो 3 स्टेप्स में होता है। पहली स्टेप्स होती है प्री फर्टिलाइजेशन फेज, दूसरी स्टेप होती है फर्टिलाइजेशन और तीसरी स्टेप होती है या तीसरी इवेंट होती है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट या पोस्ट फर्टिलाइजेशन फेज। ठीक है, प्री फर्टिलाइजेशन फेज की अगर हम बात करें, प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर की बात करें तो इसके अंतर्गत प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स इंक्लूड गैमेटोजेनेसिस एंड गैमेट ट्रांसफर। प्री फर्टिलाइजेशन जो इवेंट है उसमें 2 इवेंट होते हैं या फेज है, उसमें 2 चीज़ें होती हैं। एक तो गैमेटोजेनेसिस की क्रिया होती है, इट मीन्स फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स होता है, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स होता है, गैमीट का फॉर्मेशन होता है। दूसरा, जब गैमीट बन जाते हैं तो ये गैमीट ट्रांसफ़र होते हैं, गैमीट का ट्रांसफ़र होता है। क्या होता है? गैमीट का ट्रांसफ़र होता है और इसको हम कहते हैं पॉलिनेशन। गैमीट ट्रांसफ़र की प्रोसेस को क्या कहते हैं? पॉलिनेशन। इस क्रिया में क्या होता है पॉलिनेशन की क्रिया में कि जो एंथर होता है उससे पॉलन ग्रेन्स निकल करके स्टिग्मा पर जाते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव गैमीट जो होते हैं वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पर पहुंचते हैं, वहाँ से जो है फीमेल गैमीट के साथ फ्यूज हो जाते हैं, दैट इज़ पॉलिनेशन। ठीक है, फर्टिलाइजेशन होगा उसके बाद में। तो ये 2 इवेंट जो है इसमें होते हैं। अब हम इसको वीडियो को थोड़ा बंद कर देते हैं और तेज़ी के साथ बढ़ते हैं। ठीक है, मच बिफोर द एक्चुअल फ्लावर इज सीन ऑन अ plant, the decision that the plant is going to flower has taken place। इसके बहुत पहले क्या होता है कि फ्लावर पेड़ पर दिखता है और फिर वो प्लांट जो होता है
वो मतलब फ्लावर को बनाने का डिसीजन लेता है, फ्लावर बन जाता है। सेवरल हार्मोनल एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं और विच इनिशिएट सेवरल हार्मोनल एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस आर इनिशिएटेड विच लीड टू डिफरेंशिएशन एंड फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द फ्लोरल प्रीमोडियम। उसके बाद क्या होता है कि हार्मोनल स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं बहुत सारे, जो कि फ्लावर में डिफरेंशिएशन करते हैं, कि मतलब कि फ्लावर के विभिन्न जो फ्लोरल प्रीमोडियम है, इट मीन्स इसको हम डायग्राम की सहायता से बता देते हैं। जैसे सपोज करिएगा कि एक फ्लावर है, एक ये मान लीजिएगा, सॉरी इसको कलर चेंज कर देते हैं क्योंकि फ्लावर है तो कलरफुल बनना चाहिए। जैसे सपोज करिएगा कि ये कोई हिबिस्कस का फ्लावर बना लेते हैं, उससे सारी चीज़ें डिस्कस होती हैं। ये मान लीजिए कोई हिबिस्कस का फ्लावर है, ठीक है। ये एक फ्लावर है, ये एक हिबिस्कस का फ्लावर है सपोज करो, ठीक है। इसमें क्या होते हैं, फ्लोरल प्रीमोडिया होते हैं, बहुत सारे फ्लोरल प्रीमोडिया होते हैं। और इस तरीके से हम देखेंगे तो ये पीछे भी कुछ दुआ रहेगा, यहाँ पर कुछ होगा, निकला होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये फ्लोरल प्रीमोडिया होते हैं, प्रीमोडियम होते हैं। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर का, जिसको हम स्टिग्मा कहते हैं, ठीक है। ये एंथर कहलाते हैं, एंथर्स होते हैं। और ये जो है पेटल्स होते हैं, ये सेपल्स होते हैं। और इसके बाद एपिकैलिक्स बोलते हैं इनको, तो ये एपिकैलिक्स भी होते हैं। ये फ्लावर का एक डायग्राम होता है, बेसिकली हम लोगों ने देखा भी होगा। तो फ्लोरल प्रीमोडिया, जब फ्लावर के अंदर बहुत सारे चेंजेस होते हैं, स्ट्रक्चरल और हार्मोनल चेंजेस, तो जो फ्लावर बड लगती है प्लांट में, वो क्या होती है, धीरे धीरे फ्लावर को डिफरेंशिएट करती है विभिन्न पार्ट्स में, इन विभिन्न फ्लोरल प्रीमोडियम में, और फ्लावर का पूरा डेवलपमेंट करती है, ठीक है। तो ये इस तरीके से ये इतने भागों में डिफरेंशिएट हो जाता है फ्लावर। आगे अगर हम लोग बढ़ेंगे, अपने टॉपिक की तरफ चलेंगे, तो चूँकि हम लोगों को आज पढ़ना है तो टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण होगा, तो उसको पढ़ने के लिए, ठीक है। तो वो क्या बन जाते हैं, फ्लोरल प्रीमोडियम बन जाते हैं। इनफ्लोरेसेंस आर फॉर्म्ड विच वी आर द फ्लोरल बर्ड्स, ठीक। वहाँ पर पहले वर्ड बनती है, देन फ्लावर्स बनता है, और उसका डेवलपमेंट। इन फ्लावर मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स बनते हैं, जिनको मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो होता है उसको एंडोसियम कहते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को गाइनोसियम कहते हैं, ठीक है। और ये डेवलप हो जाते हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो मेल रिप्रोडक्टिव होल्स जो बनता है, दैट इज कॉल्ड एंड्रोएशियम।
इसको हम क्या कहते हैं, एंड्रोएशियम कहते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज कॉल्ड एंड्रोएशियम। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को क्या कहते हैं, एंड्रोएशियम कहते हैं। कंसिस्ट ऑफ अ व्होल ऑफ स्टेमन्स, ये बहुत सारे स्टेमन्स के एक चक्र का बना होता है, ठीक है। द नंबर एंड लेंथ ऑफ स्टेमन्स आर वेरिएबल इन फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट स्पीसीज। मतलब अगर हम देखेंगे तो फ्लावर के अंदर जो क्या बोलते हैं, स्टेमन्स की लेंथ और उनकी संख्या जो है वो भिन्न भिन्न होती है फ्लावर्स में, डिफरेंट स्पीसीज में, ठीक है। तो हाँ, तो हम क्या कह रहे थे कि जो फ्लावर होता है उसमें डिफरेंट स्पीसीज में डिफरेंट नंबर्स पाए जाते हैं एंथर्स के, और डिफरेंट लेंथ के स्टेमन्स होते हैं। आगे अगर हम बढ़ेंगे तो इसको बहुत अच्छे से देखेंगे, ठीक है। द स्टेमन्स इज इक्वलेंट टू माइक्रोस्पोरोफिल, मतलब कि जो स्टेमन्स होते हैं वो माइक्रोस्पोरोफिल के बराबर होते हैं, उसके जैसे होते हैं। टिपिकल स्टेमन इज डिफरेंशिएटेड इनटू टू पार्ट्स, अ लॉन्ग थिन स्टॉक जिसको हम फिलामेंट कहते हैं, एंड द टर्मिनल जनरली बाइलोब्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड एंथर। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि जो स्टेमन है वो दो हिस्सों में बटा होता है। एक पार्ट तो उसका लंबा सा होता है, थिन होता है, और जो कि फिलामेंट कहलाता है। इसको हम स्ट्रक्चर से अगर देखेंगे तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। और फिर ये क्या होता है कि डिफरेंट अभी हमने जैसे आपको बताया कि डिफरेंट स्पीसीज में डिफरेंट टाइप्स के इस स्ट्रक्चर को हम लोग एंथर कहते हैं, और ये जो पार्ट होता है इसको फिलामेंट कहते हैं, फिलामेंट कहते हैं। तो ये इस तरीके का स्ट्रक्चर शो करता है स्टेमन, ठीक है। इसको पूरे को स्टेमन कहते हैं। अभी हम आगे भी आप लोगों को बताएंगे इसके बारे में। द प्रॉक्सिमल एंड ऑफ फिलामेंट इज अटैच टू द थैलेमस और द पेटल। मतलब जो मतलब फिलामेंट होता है उसका निचला हिस्सा कहाँ जुड़ा होता है, वो थैलेमस में या पेटल में जुड़ा होता है, थैलेमस या पेटल में जुड़ा होता है। जैसे हम लोग देखेंगे तो अभी हमने जैसे आपको एक फ्लावर बना के बताया था, जैसे यहाँ पे हम बना देते हैं तो उससे क्या है, क्लियर कट हो जाएंगी सारी चीज़ें। जैसे सपोज करिएगा कि कलर चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगेगा, सुंदरता आएगी। तो इसको इस तरीके से, ठीक है। एक एंथर जो होता है वो इस तरीके का होता है। इसमें हम इसको कहते हैं एंथर, ये लंबा सा ऊपर का पार्ट होता है, और इसको कहते हैं फिलामेंट। क्या कहते हैं, फिलामेंट। अब ये फिलामेंट और एंथर मिल करके ये पूरी संरचना बनाते हैं जिसको हम कहते हैं स्टेमन। स्टेमन क्या कहते हैं, स्टेमन। ये जो फिलामेंट है इसका ये जो प्रॉक्सिमल एंड है ये जुड़ा होता है आपके या तो थैलेमस से जुड़ा होगा, या फिर ये जुड़ा होगा किससे, या तो थैलेमस से जुड़ा होगा, या फिर जुड़ा होगा ये आपके किससे, एक और स्ट्रक्चर है थैलेमस से जुड़ा होता है, या तो फिर ये जुड़ा होता है पेटल से, पेटल से जुड़ा होता है, ठीक है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमें लगा हम लोगों से कह रहे क्लियर। आगे बढ़ते हैं तो हम लोग देखते हैं कि जो यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे कि प्रॉक्सिमल एंड जो होता है वो थैलेमस या पेटल से जुड़ा होता है। एंथर एंड फिलामेंट और टू एंथर लोब्स आर अटैच्ड टुगेदर विद द हेल्प ऑफ अ रीजन कॉल्ड कनेक्टिव। हमने आप लोगों को अभी एक स्ट्रक्चर बना के बताया था इस टाइप का, इस टाइप का स्ट्रक्चर था। यहाँ पर एक रीजन होता है, इस रीजन को बोलते हैं कनेक्टिव। क्या बोलते हैं, कनेक्टिव। इस रीजन के थ्रू ये जो एंथर है ये फिलामेंट से जुड़ा होता है। एंथर किससे, ये एंथर है, ये किससे जुड़ा होता है, ये फिलामेंट से जुड़ा होता है, ठीक। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। कनेक्टिव कंटेन्स वेस्कुलर टिश्यू। ये जो कनेक्टिव होता है इसमें कुछ वेस्कुलर टिश्यूज पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं,
वेस्कुलर टिश्यू। कनेक्टिव को छोड़ करके पूरे एंथर में कहीं पर भी वेस्कुलर टिश्यू नहीं होते हैं। आगे, अ टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर इज बाइलोब्ड। तो हम लोग बात कर रहे थे कि जो प्रॉक्सिमल एंड होता है फिलामेंट का, दिस इज द प्रॉक्सिमल एंड ऑफ फिलामेंट अटैच टू द थैलेमस और द पेटल। मतलब जो प्रॉक्सिमल एंड होता है, मतलब निचला हिस्सा होता है फिलामेंट का, वो या तो पेटल से जुड़ा होता है या थैलेमस से जुड़ा होता है, ठीक है। और जो एंथर होता है वो एंथर एंड फिलामेंट और टू एंथर लोब्स आर अटैच टुगेदर विद इन द हेल्प ऑफ रीजन कॉल्ड कनेक्टिव। ये हम आपको अभी बता चुके कि ये कनेक्टिव रीजन होता है। जैसे ये बाइलोब्ड एंथर है, इस एंथर के बीच में जहाँ ये फिलामेंट जुड़ता है, यहाँ पर एक रीजन होता है जिसको हम कनेक्टिव कहते हैं। ये कनेक्टिव वेस्कुलर टिश्यू का बना होता है। इसमें वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और ये इस एंथर को इस फिलामेंट से जोड़ने का काम करता है। आगे अगर हम देखेंगे कि एक टिपिकल एंजियोस्पर्म में, अ टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर इज बाइलोब्ड विद ईच लोब हैविंग टू थीका। मतलब कि एक जो एंथर होता है, ये एंथर इस तरीके का होता है, ये बाइलोब्ड होता है, दो लोब होती हैं और प्रत्येक लोब में एक ये लोब है इसको अगर हम टीएस काटेंगे तो ये इसमें दो थीका होते हैं। कितने थीका होते हैं? दो थीका होते हैं। एक लोब के अंदर दो थीका होते हैं। दे आर डायथीकस। ऐसे एंथर को क्या कहते हैं? डायथीकस एंथर कहते हैं। ऑफ्टन ए लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव रन्स लेंथवाइज सेपरेटिंग थीका। मतलब एंथर है वो कैसा है? डाइथीकस कहलाता है जब उसमें दो थीका होते हैं एक लोब के अंदर। अगर हम देखेंगे तो ये एंथर है, जैसे सपोज करिएगा ये एंथर है, इस एंथर में एक लोब ये है और एक लोब ये है, ये दो लोब हैं। इन दो लोबों के बीच में क्या है, आप देखेंगे कि इस लोब में एक थीका ये बन रहा है, एक थीका ये बन रहा है, मतलब दो थीका इसमें और दो थीका इस लोब में है, तो ये डाइथीकस एंथर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? डाइथीकस। और इसका ये प्रॉक्सिमल एंड जो है ना, ये कहाँ जुड़ा होता है? ये पेटल से जुड़ा होता है और कनेक्टिव से जुड़ा होता है, वो पेटल से जुड़ा होता है या फिर थैलेमस से जुड़ा होता है। अगर हम इसका टीएस काट के देखेंगे एंथर का, तो इसमें 4 माइक्रोस्पोरेंजिया दिखते हैं विथ एंथर वॉल्स। मतलब एक लोब ये होगी, इस लोब में एक माइक्रोस्पोरेंजिया ये है, एक माइक्रोस्पोरेंजिया ये है, और इस माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल भरी है। क्या भरी है? माइक्रोस्पोर मदर सेल है, ठीक है। और ये दो जो माइक्रोस्पोरेंजिया है ये एक टिश्यू के द्वारा जुड़ी होती है या कुछ सेल्स के द्वारा जुड़ी होती है जिनको स्टोमियम कहते हैं। और इनको जो ये माइक्रोस्पोरेंजिया है, इनको चारों ओर से एक डबल लेयर्ड या ट्रिपल लेयर्ड सेल्स की जो लेयर होती है वो घेरे रहती है, जिसको हम टेपिटम कहते हैं। इसके ऊपर कैलोस के बैंड पाए जाते हैं। एपिडर्मिस होती है पूरे एंथर के चारों ओर, ठीक है। मिडिल लेयर भी होती है और एंडोथीशियम होती है। तो इस तरीके से अगर हम देखेंगे तो ये दो थीका बनाता है और मतलब जो है डाइथीकस एंथर कहलाता है। अगर हम देखें कि जो एंथर है, द एंथर इज कंसिस्टिंग ऑफ 4 माइक्रोस्पोरेंजिया। मतलब जो एंथर है उसमें 4 माइक्रोस्पोरेंजिया हैं, पहले ही बता चुके। एक लोब में 2 माइक्रोस्पोरेंजिया होती हैं। एक लोब में कितनी माइक्रोस्पोरेंजिया होती हैं? 2 माइक्रोस्पोरेंजिया लोकेटेड एट द कॉर्नर्स
टू इन ईच लोब, मतलब एक लोब के प्रत्येक कोने पर क्या होती है, दो, मतलब जो माइक्रोस्पोरेंजिया है वो पाई जाती है। और इस तरीके से एक लोब में दो माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखेंगे कि द माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप फर्दर एंड बिकम पॉलन सैक। जो माइक्रोस्पोरेंजिया होती हैं वो बाद में डेवलप होती हैं, विकसित होती हैं, क्या होती हैं, विकसित होती हैं, डेवलप होती हैं और पॉलन सैक के रूप में बदल जाती हैं, पॉलन सैक के रूप में बदल जाती हैं। दे एक्सटेंड लॉन्गिट्यूडनली ऑल थ्रू द लेंथ ऑफ एन एंथर एंड आर पैक्ड विद द पॉलन ग्रेन्स। मतलब ये लंबवत रूप से क्या होती हैं, लंबाई में बढ़ती हैं और एंथर को बढ़ाने का काम करती हैं और पॉलन ग्रेन से पैक हो जाती हैं, मतलब पॉलन ग्रेन से भर जाती हैं। जो पॉलन सैक्स होते हैं वो पॉलन ग्रेन से भर जाते हैं। आगे अगर हम देखेंगे तो ए टिपिकल एंथर हैज़ 4 माइक्रोस्पोरेंजिया। ये हम बता चुके हैं आप लोगों को कि एक जो टिपिकल एंथर होता है उसमें जनरली 4 माइक्रोस्पोरेंजिया पाई जाती हैं, एक लोब में 2 माइक्रोस्पोरेंजिया होती हैं और ऐसे एंथर को डाइथिकस एंथर या टेट्रास्पोरेंजिएट एंथर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेट्रास्पोरेंजिएट एंथर बोलते हैं। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अ टिपिकल एंथर इज बाइलोब्ड। अभी हमने बताया आप लोगों को कि एक जो एंथर होगा वो बाइलोब्ड होगा, उसमें 2 लोब होंगी। डाइथिकस होगा, डाइथिकस क्यों होगा, क्योंकि एक लोब में 2 थीका पाए जाएंगे। और एंड टेट्रास्पोरेंजिएट, मतलब टेट्रास्पोरेंजिएट क्यों है, क्योंकि इसमें 4 पॉलन सैक या 4 माइक्रोस्पोरेंजिया पाई जाती है। तो हम कह सकते हैं कि एंथर जो होता है वो बाइलोब्ड होता है, डाइथिकस होता है, टेट्रास्पोरेंजिएट होता है। आगे बढ़ेंगे तो इन कैप्सेला, कैप्सेला एक प्लांट होता है, उसके अंदर की बात कर रहे हैं। इन कैप्सेला विच इज मेंबर ऑफ क्रूसीफेरी, मतलब ये किसका मेंबर है, क्रूसीफेरी या ब्रेसिकेसी फैमिली का मेंबर होता है। एंथर्स आर डाइथिकस एंड टेट्रास्पोरेंजिएट टाइप, मतलब एक उदाहरण के तौर पर अगर हम कहें कि क्रूसीफेरी या ब्रेसिकेसी का मेंबर है कैप्सेला, तो इसके अंदर जो एंथर होते हैं वो डाइथिकस होते हैं और टेट्रास्पोरेंजिएट होते हैं और बाइलोब्ड होते हैं। ठीक है, बट इन मालवेसी, अगर हम मालवेसी की बात करें, लेकिन अगर हम फैमिली मालवेसी की बात करें तो एंथर आर मोनोथिकस, मतलब एंथर जो होते हैं वो मोनोथिकस होते हैं और बाइस्पोरेंजिएट होते हैं। इट मीन्स कि उनके अंदर एक लोब में एक ही थीका पाया जाता है और वो बाइस्पोरेंजिएट होते हैं, मतलब 2 माइक्रोस्पोरेंजिया होती है, मतलब कि एक लोब में एक माइक्रोस्पोरेंजिया बनती है। ठीक है, क्लियर। अब हम स्ट्रक्चर की बात करें अगर एंथर के, तो एंथर का स्ट्रक्चर इन द ट्रांसवर्स सेक्शन, मतलब इन द टीएस ऑफ एंथर, इट इज सीन ऑलमोस्ट टेट्रागोनल, मतलब अगर हम टीएस काटते हैं एंथर की तो वो मोस्टली मतलब कैसा दिखता है, टेट्रागोनल दिखता है। उसमें जो है 4 साइड दिखाई देते हैं, 4 साइडेड वो दिखाई देता है। ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजियम इज जनरली सराउंडेड बाय द 4 डिफरेंट वॉल लेयर्स। जो माइक्रोस्पोरेंजियम होते हैं वो जनरली 4 डिफरेंट वॉल से या जो 4 डिफरेंट वॉल लेयर्स होती हैं, मतलब परतें होती हैं, उनसे घिरी रहती हैं। माइक्रोस्पोरेंजिया कितने वॉल से घिरी रहती है, ये क्वेश्चन आ सकता है किसी भी एग्जाम में, बहुत महत्वपूर्ण है। बीएससी के लिए तो और नीट के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन आएगा कि हाउ मैनी वॉल लेयर्स सराउंडेड द माइक्रोस्पोरेंजिया, या माइक्रोस्पोरेंजियम या माइक्रोस्पोरेंजिया जनरली सराउंडेड बाई हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डिफरेंट वॉल लेयर्स। तो 4 तरह की वॉल लेयर्स होती हैं जिनके माध्यम से ये घेरा होता है। अभी हमने डायग्राम में आपको बताया भी था। नंबर 1 पे होती है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस का क्या रोल होता है, इट इज़ द आउटर मोस्ट लेयर। वो हर जगह है, एपिडर्मिस जहाँ आ जाए आपको समझना है कि वो सबसे बाहरी लेयर है। तो एंथर की जो सबसे बाहरी लेयर है वो एपिडर्मिस है। इट इज सिंगल सेल्ड थिक लेयर, ये मतलब सिंगल सेल की लेयर होती है, सिर्फ एक कोशिकाओं की परत बनी होती है और ये बहुत मोटी होती है, थिक लेयर होती है। इट फॉर्म्स आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर, मतलब ये क्या बनाती है, सबसे बाहरी प्रोटेक्टिव लेयर बनाती है जो सुरक्षा का काम करती है। और उसके बाद है एंडोथीसियम सेकेंड लेयर। एंडोथीसियम को फाइब्रस लेयर भी कहते हैं।
या फिब्रस लेयर भी कहते हैं। दिस लेयर इज प्रेजेंट बिलो एपिडर्मिस, मतलब ये लेयर जो होती है वो एपिडर्मिस के नीचे पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? नीचे। इट इज सिंगल सेल्ड थिक लेयर, ये जो है वो सिंगल सेल की मोटी लेयर होती है, ये भी सिंगल सेल की मोटी लेयर होती है। तो हम लोग बात कर रहे थे एंडोथीसियम की। एंडोथीसियम मीन्स फाइब्रस लेयर, ठीक है। यह लेयर जो है एपिडर्मिस के नीचे पाई जाती है और सिंगल सेल की बनी हुई लेयर होती है, ठीक। आगे अगर हम देखेंगे, ड्यूरिंग द मैच्योरेशन ऑफ एंथर, एंथर जब मैच्योर होने लगता है उस समय वेरियस चेंजेस टेक प्लेस इन डिफरेंट वॉल्स ऑफ सेल्स ऑफ एंडोथीसियम, मतलब जो एंडोथीसियम है उसकी डिफरेंट वॉल्स जो होती हैं उनके अंदर चेंज देखने को मिलता है। द आउटर वॉल ऑफ दीज सेल्स रिमेन थिन, मतलब कि जब मैच्योरेशन होने लगता है एंथर का तो एंडोथीसियम की जो आउटर वॉल होती है वो पतली पड़ने लगती है, बट इनर वॉल एंड रेडियल वॉल्स बिकम थिक, लेकिन जो अंदर की वॉल होती है और रेडियल वॉल्स होती है वो मोटी होने लगती है ड्यू टू द थिकनिंग ऑफ, मतलब ये किसके कारण होती है? ड्यू टू द थिकनिंग ऑफ सेलुलोज फाइबर्स, उसमें सेलुलोज जो है इकट्ठा होने के कारण, सेलुलोज फाइबर के इकट्ठा होने के कारण वो क्या हो जाते हैं? वो मोटी होने लगती है इनर वॉल और रेडियल वॉल्स। कैलोस बैंड्स आर ऑल्सो प्रेजेंट अलोंग द रेडियल वॉल्स, मतलब ये इसका विशिष्ट लक्षण है एंथर का कि इसके जो रेडियल वॉल्स है उसके साथ साथ में कैलोस बैंड भी पाए जाते हैं। कौन से बैंड पाए जाते हैं? कैलोस बैंड। ये क्वेश्चन कई बार कई सारे एग्जाम्स में टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी प्रवक्ता बहुत सारे जगहों पर आया है। एट सम प्लेसेस कैलोस बैंड्स एंड फाइब्रस थिकनिंग्स आर एब्सेंट, लेकिन कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पर जो है कैलोस बैंड और फाइब्रस थिकनिंग जो है नहीं पाई जाती है, अनुपस्थित होती है। दीज प्लेसेस आर कॉल्ड स्टोमियम, ऐसे प्लेसेस को हम क्या कहते हैं? स्टोमियम कहते हैं। अभी हमने आप लोगों को एक डायग्राम दिखाया था, देख लीजिएगा फिर से, बहुत इम्पोर्टेंट डायग्राम है। इस डायग्राम में अगर हम लोग देखेंगे इस वाले में, तो इस डायग्राम में जब हम लोग इस डायग्राम को देखते हैं तो इसमें हम देखते हैं कि कैलोस बैंड कहाँ पाए गए हैं। सबसे ऊपरी जो लेयर है, अगर हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं डायग्राम को तो और अच्छा दिखेगा। अगर हम इसको देखेंगे तो अपर लेयर जो है वो क्या है? अपर लेयर तो ये एपिडर्मिस है, ठीक है। एपिडर्मिस के नीचे 3-4 लेयर की एक क्या पाई गई है? एंडोथीसियम पाई गई है, एंडोथीसियम की लेयर पाई गई है। और एंडोथीसियम की लेयर के साथ साथ में क्या पाए जा रहे हैं? कैलोस बैंड्स पाए जा रहे हैं, कैलोस बैंड। और ये किसके कारण? सेलुलोज की थिकनिंग होने के कारण कैलोस बैंड पाए जा रहे हैं। लेकिन आप यहाँ पर ये जो स्टोमियम है यहाँ पर कैलोस बैंड नहीं पाए जाते हैं। ये एरिया ऐसा होता है जहाँ पर सेलुलोज की थिकनिंग नहीं हो पाती है, इसलिए यहाँ पर जो है वो क्या बोलते हैं? कैलोस बैंड्स नहीं पाए जाते हैं और इस एरिया को हम स्टोमियम कहते हैं, ठीक है। आगे पढ़ते हैं हम लोग, चूँकि बहुत अच्छा टॉपिक है, आप लोगों को पूरा पढ़ना चाहिए और समझने की कोशिश करनी चाहिए, ठीक है। तो हम लोग उन प्लेसेस को स्टोमियम कहते हैं। द डेhiscence ऑफ एंथर टेक्स प्लेस ओनली फ्रॉम द स्टोमियम, मतलब जो एंथर हैं वो इन्हीं प्लेसेस से, इन्हीं स्थानों से फटते हैं जहाँ पर स्टोमियम होता है, ठीक है। जहाँ पर कैलोस बैंड अनुपस्थित होते हैं वहाँ से वो फटते हैं, तो उन स्थानों को क्या कहते हैं? स्टोमियम। तो क्वेश्चन बन सकता है किसी भी एग्ज़ाम में, कई बार ये क्वेश्चन आया है और टीजीटी 2016 के एग्ज़ाम में था कि जो एंथर डेhiscence होता है वो किस स्थान से होता है। तो एंथर का जो डेhiscence होता है वो स्टोमियम से होता है। कहाँ से होता है? स्टोमियम। और स्टोमियम वह स्थान है जहाँ पर एंडोथीसियम में क्या नहीं पाए जाते हैं? कैलोस बैंड नहीं पाए जाते हैं, मतलब कि सेलुलोज की थिकनिंग यहाँ पर नहीं होती है। आगे अगर हम देखें तो एंडोथीसियम बिकम हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फाइब्रस थिकनिंग,
मतलब जो एंडोथीशियम होती है वो क्या होती है, हाइग्रोस्कोपिक नेचर की होती है। क्यों होती है? क्योंकि वहाँ पर सेलुलोज के फाइबर इकट्ठे हो जाते हैं, तो इसलिए वो सेलुलोज की प्रेजेंस के कारण या फाइबर की थिकनिंग के कारण क्या होती है, हाइग्रोस्कोपिक नेचर की होती है। अब ये हाइग्रोस्कोपिक नेचर क्या होता है? हाइग्रोस्कोपिक नेचर का मतलब होता है कि छितेरने का काम करती है। जैसे एंथर पड़ेगा तो पॉलन्स बिखर जाएंगे, इसका काम करती है। एंडोथीसियम हेल्प्स इन डेhiscence ऑफ एंथर, और ये क्या करती है, एंथर के फटने में मदद करती है। अब तीसरी बात करें हम मिडिल लेयर की। तीसरी लेयर जो होगी वो मिडिल लेयर। मिडिल लेयर कंसिस्ट ऑफ पेरेन्काइमेटस सेल। ये किसकी बनी होती है? पेरेन्काइमेटस सेल की बनी होती है, पेरेन्काइमेटस सेल की। दिस लेयर इज 1 to 3 सेल्ड थिक स्ट्रक्चर, मतलब ये 3 लेयर की बनी होती है। इसमें 3 लेयर होती हैं लगभग, और ये मोटी लेयर होती हैं तीनों, ठीक है। फूड इज स्टोर्ड बाय द पेरेन्काइमेटस सेल्स इन दिस लेयर, और जो फूड है, भोजन है, वो इन सेल्स के पेरेन्काइमेटस सेल्स या मिडिल लेयर की जो सेल्स होती हैं उनके अंदर ही स्टोर होता है, ठीक है। आगे अगर हम बात करें, मिडिल लेयर इज एफीमेरल। एफीमेरल मीन्स कि ये शॉर्ट लिव्ड होती हैं, कम समय तक जीवित रहती हैं। मिडिल लेयर की जो कोशिकाएं होती हैं ये शॉर्ट लिव्ड होती हैं, एफीमेरल होती हैं, कम समय तक जीवित होती हैं। इन नेचर एंड एब्सेंट इन मैच्योर एंथर, मतलब जब एंथर मैच्योर होने लगता है तो ये डीजनरेट होने लगती हैं, मरने लगती हैं। तो इसलिए मिडिल लेयर मतलब जो मैच्योर एंथर है उसमें नहीं पाई जाती है। द आउटर 3 बॉल लेयर्स परफॉर्म द फंक्शन ऑफ प्रोटेक्शन एंड हेल्प इन डेhiscence ऑफ एंथर। ये इसके जो बाहर की तीनों लेयर होती हैं वो क्या करती हैं, एंथर को प्रोटेक्ट करती हैं और उसको फटने में मदद करती हैं, ठीक है। आगे चौथी जो लेयर है उसको कहते हैं हम लोग टेपिटम। टेपिटम भी बहुत महत्वपूर्ण लेयर है। इट इज़ द इनर मोस्ट बॉल लेयर विच एक्ट एज न्यूट्रिटिव लेयर, मतलब ये इतनी महत्वपूर्ण लेयर है कि ये न्यूट्रिशन का काम करती है। किसके लिए? एंथर के जो पॉलन होते हैं उनके लिए, ठीक है। तो सबसे अंदर की लेयर होती है और न्यूट्रिटिव लेयर होती है, पोषण का काम करती है। दिस इज सिंगल लेयर थिक, ये सिर्फ एक लेयर इसकी जो है वो क्या होती है, मोटी होती है। द सेल्स और टेपिटम पसेस डेंस साइटोप्लाज्म, इसकी जो सेल्स होती हैं टेपिटम की, उनके अंदर क्या होता है, डेंस, सघन, मतलब बहुत घना साइटोप्लाज्म पाया जाता है। मतलब ये क्या है, सिंगल लेयर होती है, न्यूट्रिटिव लेयर होती है और मोटी होती है। द सेल्स ऑफ टेपिटम पसेस डेंस साइटोप्लाज्म, उसमें कैसा, सघन साइटोप्लाज्म पाया जाता है, घना साइटोप्लाज्म। एंड जनरली है मोर देन 1 न्यूक्लियस, और इनके अंदर एक से अधिक केंद्रक पाए जाते हैं। जनरली अगर हम देखें तो इनकी कोशिकाओं के अंदर एक से अधिक केंद्रक पाए जाते हैं। द सेल्स ऑफ टेपिटम आर इनिशियली डिप्लॉयड, मतलब शुरू में टेपिटम की जो कोशिकाएं होती हैं वो कैसी होती हैं, डिप्लॉयड होती हैं, द्विगुणित होती हैं। बट दे बिकम पॉलीप्लॉयड एंड मल्टी न्यूक्लिएट ड्यू टू द एंडोमाइटोसिस, मतलब बाद में क्या होता है कि एंडोमाइटोसिस की प्रक्रिया होती है, अंतः समसूत्री विभाजन की क्रिया के कारण वो डिप्लॉयड से सेल्स पॉलीप्लॉयड हो जाती हैं और मल्टी न्यूक्लिएट हो जाती हैं। उनके अंदर बहुत सारे केंद्रक का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। एंड न्यूक्लियर डिवीजन रिस्पेक्टली, और वो न्यूक्लियस क्यों बन जाते हैं, क्योंकि उनमें कई बार फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होते हैं इसलिए, ठीक है। टेपिटम absorbs food from the middle layer and provides nutrition to the microspore mother cell और डेवलपिंग माइक्रोस्पोर्स, मतलब जो टेप्टम है वो मिडिल लेयर से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है, न्यूट्रिशन को लेता है, और वहाँ से एब्जॉर्ब करने के बाद वो किसको प्रोवाइड कराता है, माइक्रोस्पोर मदर सेल या माइक्रोस्पोर, जिनको हम पॉलन ग्रेन्स भी कहते हैं। द टेपिटम डिसअपियर इन मैच्योर एंथर, और उसके बाद क्या हो जाता है कि जो मैच्योर एंथर होता है उसके अंदर ये टेपिटम की कोशिकाएं कैसी हो जाती हैं, डिसअपियर हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं। बिफोर डी जनरेशन ऑफ सेल्स ऑफ टेपिटम दे फॉर्म स्पेशल ग्रेन्यूल्स कॉल्ड
प्रोबिस बॉडीज इन साइटोप्लाज्म, मतलब ये नष्ट होने से पहले टेपिटम की कोशिकाएं क्या करती हैं, एक विशेष प्रकार के कण बना देती हैं जिनको हम प्रोबिस्ट बॉडीज कहते हैं। साइटोप्लाज्म के अंदर प्रोबिस्ट बॉडीज बना देते हैं, ठीक है। इनको बनाने के बाद ये क्या करते हैं, साइटोप्लाज्म हियर दे आर सराउंडेड बाय द स्पोरोपोलेनिन। अब आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो पोलन ग्रेन्स होते हैं, पोलन मदर सेल होती है, माइक्रोस्पोर मदर सेल, उसमें दो लेयर होती हैं, एक एक्साइन बाहरी लेयर और इनर लेयर को बोलते हैं इंटाइन, ठीक है, इंटाइन। लेकिन जो एक्साइन होती है ये कुछ विशेष पदार्थों की बनी होती है। उन पदार्थों के कारण जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो कभी कभी हमें उसके रूप में भी मिल जाते हैं, क्या बोलते हैं, फॉसिल्स के रूप में। फॉसिल्स के रूप में भी पोलन ग्रेन्स मिल जाते हैं, ठीक है। तो फॉसिल्स के रूप में मिल जाते हैं क्योंकि ये एक्साइन जो होती है ये किसकी बनी होती है, विशेष पदार्थों की, जिनमें स्पोरोपोलेनिन भी एक विशेष पदार्थ होता है। अभी बताएंगे जब हम मॉर्फोलॉजी को आगे पढ़ेंगे तो, ठीक है। तो क्या होता है कि साइटोप्लाज्म हियर दे आर सराउंडेड बाय स्पोरोपोलेनिन, नाउ दे आर कॉल्ड यूविस्ट बॉडीज और ऑर्बिक्यूल्स। मतलब जो साइटोप्लाज्म घिरा रहता है स्पोरोपोलेनिन के कारण, अब वो कहलाता है यूविस्ट बॉडीज या ऑर्बिक्यूल्स। एट लास्ट टेपिटम डीजनरेट, लास्ट में क्या होता है कि टेपिटम की जो लेयर होती है वो डीजनरेट होती है एंड यूविस्ट बॉडीज आर रिलीज्ड इनटू पोलन सेक्स। और जो यूविस्ट बॉडीज होती हैं वो कहाँ रिलीज हो जाती हैं, पोलन सेक के अंदर। पोलन सेक मतलब जहाँ पर पोलन भरे होते हैं, ठीक है, वहाँ पर ये रिलीज हो जाती है। यूविस्ट बॉडीज को हम स्पोरोपोलेनिन भी बोलते हैं। पार्टिसिपेट इन फॉर्मेशन ऑफ आउटर कवरिंग ऑफ पोलन ग्रेन्स, मतलब जो एक्साइन है उसको बनाने में ये मदद करती हैं। यूविस्ट बॉडीज से स्पोरोपोलेनिन को ही यूविस्ट बॉडीज कह सकते हैं और ये एक्साइन बनाने में हेल्प करती है, ठीक है। अगर हम इसके आगे बढ़ें, अब हम लोग बात करते हैं फंक्शन ऑफ टेपिटम की। टेपिटम का फंक्शन क्या होता है, तो टेपिटम का फंक्शन पहला है कि टेपिटम प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू द एमएमसी और पीएमसी एंड डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स। मतलब कि जो टेपिटम है, टेपिटम की लेयर है, वो किसको, एमएमसी मतलब माइक्रोस्पोर मदर सेल, एमएमसी मतलब माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, और पीएमसी मतलब पोलन मदर सेल, ठीक है। एमएमसी और पीएमसी इज सेम, मतलब एक ही चीज़ को कहते हैं, बस नाम अलग अलग है। तो इनको और डेवलप होने वाले पोलन ग्रेन्स को क्या करता है, नरिशमेंट करता है, उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है, ठीक है। उसके बाद द सीक्रीशन ऑफ एंजाइम एंड हार्मोन्स, इसका दूसरा काम होता है, दूसरा फंक्शन है कि ये हार्मोन्स और एंजाइम का श्रवण भी करता है, सीक्रीशन भी करता है, और स्पोरोपोलेनिन का भी सीक्रीशन करता है। स्पोरोपोलेनिन का सीक्रीशन करता है यूविस्ट बॉडीज के बाद बनने के बाद, तो उससे ये एक्साइन का फॉर्मेशन करता है पोलन ग्रेन्स की, और ठीक है, और यूविस्ट बॉडीज को बनाता है, फॉर्मेशन ऑफ यूविस्ट बॉडीज, सीक्रीशन ऑफ पोलन केट सब्सटेंसेस, पोलन ग्रेन्स के कुछ ऐसे सब्सटेंसेस जिनके कारण वो स्टिग्मा की तरफ आकर्षित होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, उनको सीक्रीट करने का भी काम ये टेपिटम लेयर करती है। क्लियर। अगर हम देखेंगे इस डायग्राम में तो इसको ये एनलार्ज्ड व्यू है माइक्रोस्पोरेंजियम का, और ये एंथर का टीएस है। अगर हम देखेंगे तो एपिडर्मिस की लेयर देखिए आप लोगों को, ये दिख रही है पहली लेयर, ठीक है। दूसरी लेयर के बाद ये एंडोथीसियम की लेयर है, फिर मिडिल लेयर्स हैं, फिर ये माइक्रोस्पोर मदर सेल मतलब पोलन मदर सेल, एमएमसी और पीएमसी,
ये बनती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद ये टेपिटम की लेयर है, तो ये टेपिटम की लेयर क्या करती है, इसको नरिश करती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये डायग्राम क्लियर कट हो गए। तो आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि अगर वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा हो तो कृपया करके हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। बहुत महत्वपूर्ण है कंपटीशन की दृष्टि से, बीएससी की दृष्टि से, नीट की दृष्टि से, और लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।